हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबर सीरीज़ में क्या पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और बायोलॉजी में हमने पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया वो है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस में हमने डिफरेंट लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस किए। और इसका लास्ट वाला लेक्चर आज मैं बताने जा रहा हूँ। हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को क्लियर किया, अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने हार्ट को पढ़ा, ब्लड वेसल्स को पढ़ा और ब्लड यानी सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स को पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देखिए प्लांट जो होता है इनका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में किसको सर्कुलेट कराना है, किसको ट्रांसपोर्ट कराना है? अगर हम देखेंगे वाटर को, मिनरल्स को, ठीक है, अगर कुछ आयन्स है, कैटायन्स, एनायन्स, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, यानी आयन्स को भी मैं लिखूंगा। और अगर हम देखेंगे हार्मोन्स को, ठीक है, अगर हम देखेंगे फूड को, ठीक है, अगर हम देखेंगे और भी एटसेट्रा, यानी बहुत सारी चीज़ों को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स, इसमें दो कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं। दो कंडक्टिंग पाथवेज क्यों कहते हैं हम इनको? ये कुछ कंडक्ट करते होंगे। ये दो कंडक्टिंग पाथवेज जो होते हैं, ठीक है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। आपने देखा होगा ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये है कंडक्टिंग ट्यूब्स इन द प्लांट्स, ठीक है, या कंडक्टिंग पाथवेज इन ए प्लांट। ठीक है, इन्हीं से ये चीज़ें ट्रेवल होती है। अब हम अलग अलग देखते हैं जाइलम। देखिए जाइलम होता कहाँ है? अगर आप फिर देखेंगे हायर क्लासेस में, आप क्लास 11th में आप पढ़ोगे, जो प्लांट होता है इसका आउटर कवरिंग जो होता है वो क्या होता है, फिर मिडल अंदर वाली कवरिंग, फिर अंदर वाली कवरिंग, लास्ट में जो होता है पिथ, ये आप पढ़ोगे। फिर वहाँ पर इसी में होते हैं कंडक्टिंग पाथवेज, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब हम अलग अलग देखते हैं। जो जाइलम होता है, ये मान लो एक कंडक्टिंग पाथवे है जाइलम। ये क्या करता है? ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से? रूट से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी ये मान लो आप यहाँ रूट्स है प्लांट के, क्या है? रूट्स है प्लांट के, ठीक है। किस में है रूट? सॉइल में। सॉइल में क्या क्या है? सॉइल में एक तो है वाटर। अगर देखा जाए सॉइल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मेनली बात करेंगे वाटर और मिनरल्स की। जो वाटर और मिनरल्स है, ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं सैप। व्हाट इज सैप? सैप इज सॉल्यूशन फॉर्मड बाय मिनरल्स विद वाटर। यानी जो वाटर से घुला हुआ होता है, जो मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो इस वाटर के साथ मिक्स हुए होते हैं, घुल जाते हैं। वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं सैप। अब इसी सैप को रूट्स के थ्रू प्लांट में जाना होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। What do you mean by ascent of sap? Yeah, what is sap? Sap is a mixture of water and minerals. Ascent of sap means the uptake of the sap from the roots to the inner parts of the plant, to the upper parts of the plant. यानी अगर हम इधर देखेंगे अच्छे से डायग्राम में, ये मान लो एक पेड़ है, ये इसके रूट्स है। ये रूट्स किस में है? सॉइल में है, ठीक है। इसमें जो सैप होता है, जो मैंने अभी बताया, सैप क्या होता है? ये सैप इन वाटर यानी इन रूट्स के थ्रू, ठीक है, एंटर होता है इनटू द प्लांट, चला जाता है ऊपर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उनको ये पहुंचाया जाता है ये सैप। फिर वहाँ ये वाटर, ठीक है, सैप में क्या होता है? वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो सैप में होते हैं, ये फिर वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पर पहुँच जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, सैप को ऊपर ले जाना, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ
सैप। ये सैप किस कंडक्टिंग पाथवे के थ्रू ट्रेवल होता है? जाइलम। याद रखना, जो कंडक्टिंग ट्यूब होते हैं जाइलम, कंडक्टिंग ट्यूब जाइलम, उन्हीं के थ्रू क्या ट्रेवल करता है ये सैप। कहाँ से ये सैप ट्रेवल करता है? फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है। अब अगर कभी पूछा गया आपको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, अगर कभी आपको पूछा गया जाइलम में जो मूवमेंट होता है सैप का, वो कहाँ से होता है? फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या कभी सैप अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से रूट्स की ओर आएगा? नहीं, ये रूट से ही जाएगा थ्रू जाइलम। कहाँ? अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कौन? सैप। यानी सैप रूट से एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल गो अपवर्ड्स, इट विल गो अपवर्ड्स, ये अपवर्ड्स की ओर जाएगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को ये पहुंच जाएगा। अगर कभी पूछा गया कि जाइलम में जो मूवमेंट होती है, जाइलम में जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। क्यों? ये जो जाइलम में मूवमेंट होता है सैप का, वो होता है हमेशा फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। याद रखना, टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कभी ऐसा नहीं होगा कि अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट से ये सैप रूट्स की ओर आएगा, ये कभी नहीं होगा। हमेशा ये जो सैप है ये रूट से एब्जॉर्ब होके अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट की ओर जाता है। इसलिए जो जाइलम में मूवमेंट होता है सैप का, वो होता है यूनिडायरेक्शनल, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपने याद रखना है। ठीक है। जाइलम में क्या ट्रेवल करता है? सैप। सैप में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर और मिनरल्स, जिस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फिर सैप। ठीक है। कभी पूछा गया जाइलम जो है इसमें मूवमेंट होती है यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? इसमें मूवमेंट होती है यूनिडायरेक्शनल, यानी इसमें जो भी चीज़ें चलती है वो फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट जाती है, इसीलिए इसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नो एनर्जी इज यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू द जाइलम, नो एनर्जी इज यूज्ड। इसमें कौन सी थ्योरी लगती है वो हम अभी देखेंगे। देखिए, मैं अब आपको समझाता हूँ कि किस थ्योरी पर हम ये कह सकते हैं कि ये पानी ऊपर चला जाता है। देखिए, आपके जहन में सवाल उठा होगा, ये मैंने बनाया प्लांट, ये है इसके रूट्स, ठीक है, ये है सॉइल की लेयर। ठीक है। जो सैप है ये चला जाता है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। एंड हैव यू हर्ड अबाउट इट कि ये जो सैप है ये ऊपर की ओर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपके जहन में ये सवाल उठा होगा कि जो ये सैप होता है ये किस तरह एक प्लांट में ऊपर की ओर जाता है। अगर ग्रेविटी होती है उसको नीचे खींचेगी, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे चल पाता है? इसके लिए एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ये किसने दी थी? ये अलग कंसेप्ट है, ये आप हायर क्लास में देखोगे किसने दी थी, क्या दी थी। आप इतना याद रखो कि जो ये जाइलम में मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो होता है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। कभी आपको कोई पूछेगा कि रूट से अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट को वाटर और मिनरल जाता है, वो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो इसको अपोज करता होगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है। ग्रेविटी इस सैप को नीचे की ओर खींचेगी, लेकिन कौन सा फोर्स है जो इसको अपवर्ड की ओर लेता है? इसके लिए थ्योरी दी गई जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए, ये थ्योरी क्या कहती है, ये मान लो ये मैंने बनाए लीव्स, ठीक है, जो अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट में होते हैं। ठीक है, ये है रूट्स, ठीक है, ये आपको पता है, ये है सॉइल।
देखिए जब वाटर ऊपर की ओर जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लीव्स होते हैं, लीव्स के थ्रू होती है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। आपने पढ़ा होगा ट्रांसपायरेशन क्या होता है। जब लीव्स के थ्रू क्या होगा, वाटर लॉस। क्या होगा, वाटर लॉस। जब भी वाटर होगा लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी वाटर होगा लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी जो ये लीव्स है इनसे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाहर निकलेगा, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या निकलेगा बाहर, वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन वाटर किसकी शक्ल में निकलेगा, वेपर्स। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था गुटेशन क्या होता है। व्हाट इज गुटेशन, गुटेशन ट्रांसपायरेशन ही है, लेकिन इसमें लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी इसमें भी वाटर लॉस होता है लेकिन वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और मैंने आपको एक डिफरेंस बताई थी, जो ट्रांसपायरेशन होती है ये होती है थ्रू पोर्स दैट वी कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो गुटेशन प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है थ्रू लीव्स, यानी गुटेशन भी होती है थ्रू लीव्स, ट्रांसपायरेशन भी होती है थ्रू लीव्स। लेकिन लीव्स में दो टाइप्स के पोर्स होते हैं, एक होता है स्टोमेटा, उनके थ्रू अगर वाटर लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और एक ये होते हैं पोर्स जिनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। क्या कहते हैं, हाइडाथोड्स। ये भी पोर्स होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जिसको हम कहते हैं गुटेशन। ये डिफरेंस मैंने पढ़ाया था आपको। गर्ज यहाँ पर देखते हैं, जब ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, जब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है वाटर लॉस होता है थ्रू दीज लीव्स, यानी लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लॉस वाटर। यहाँ वाटर जब लॉस होता है तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो गिर जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन गिर जाती है। अगर हम देखेंगे सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है, फिर वाटर क्या करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, यानी ये जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर निकल गया, ये एक पुल करेगा जनरेट। पुल मीन्स खींचना, ये नीचे वाले वाटर को ऊपर की ओर खींचता है। कौन, ट्रांसपायरेशन। whenever there occurs the transpiration there is a loss of water in the form of water vapors, उससे वाटर कंसंट्रेशन गिर जाती है और नीचे जो सॉइल में वाटर होता है उस पर एक पुल जनरेट होता है, उस पुल की वजह से ये वाटर ऊपर जाता है टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट इज द पुल which is generated by the transpiration on the water molecules which are present in the soil, ठीक है, so that they can move to the upper parts of the plant, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, जाइलम में हमने पढ़ा। और ये जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा कंडक्टिंग पाथवे जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। What does phloem do in a plant? देखते हैं ये फ्लोएम क्या करता है। ये भी कंडक्टिंग पाथवे है, ये भी कंडक्टिंग वेसल है। ये मान लो ये इस तरह कंडक्टिंग वेसल्स है, मैं एक वेसल को बनाता हूँ फ्लोएम की, ठीक है। देखिए अगर आपको मालूम होगा लीव्स में होती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर बनता है ग्लूकोज जिसको हम फूड कहते हैं। प्लांट में बन गया फूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एक बात ये, दूसरी बात प्लांट में बनते हैं हार्मोन्स, ठीक है। अगर एक जगह हार्मोन बन गया उसको दूसरी जगह काम करना है तो वो ट्रेवल करता है इन्हीं फ्लोएम के थ्रू। जो ग़िज़ा बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको बाकी टिश्यूज़ को पहुंचाते हैं थ्रू दीज फ्लोएम कंडक्टिंग वेसल्स, ठीक है। और एक बात है कि अगर कुछ हार्मोन्स, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे जिनको ट्रैवल करना होगा, वो किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, फ्लोएम के थ्रू। अब हम थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप मान लो लीफ है,
एक लीफ मैंने लिया, उसमें बन गया ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, जो 11th की एनसीईआरटी में है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रखना, ग्लूकोज को पहले सक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज कैन नॉट मूव इन इट्स ओन फॉर्म थ्रू फ्लोएम, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू सक्रोज। सक्रोज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप 11th में पढ़ोगे। जो सक्रोज होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइसैकेराइड? यानी ये दो, शाबाश, ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना होता है। सिंपल में याद रखना, ग्लूकोज में होते हैं, सॉरी सक्रोज में होते हैं दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, सिंपली। यानी जब ग्लूकोज बनता है लीफ में, दो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सक्रोज। क्या बनाते हैं? सक्रोज। फिर यही सक्रोज होता है ट्रांसपोर्ट। असल में हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसलोकेट, यानी हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलोकेशन। जब भी एक प्लांट में फूड यानी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज ट्रेवल करेगा, हार्मोन्स ट्रेवल करेंगे, अमीनो एसिड्स ट्रेवल करेंगे, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते हैं, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने ये टर्म सुनी होगी, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। फिर ये ग्लूकोज जो बनता है लीव्स में, वो पहले दो दो ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज की ही शक्ल में ये ट्रांसलोकेट होता है, किन के थ्रू? इन्हीं फ्लोएम कंडक्टिंग वेसल्स के थ्रू। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल प्लांट में लीफ ने बनाया कोई हार्मोन। क्या बनाया? हार्मोन। इसको काम करना है रूट्स में। इस हार्मोन को कहाँ पर काम करना है? रूट्स में। तो ये लीफ से रूट्स की ओर कैसे पहुँच जाएगा? थ्रू दीज कंडक्टिंग वेसल्स जिनको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अगर कभी पूछा गया आपको फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है किसकी? फूड की, इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स, वो क्या होता है? वो यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल? वो होता है बाई डायरेक्शनल। आप बोलोगे कैसे? मैं समझाता हूँ। बाई डायरेक्शनल। मान लो कि एक प्लांट ये है, इसकी ये ब्रांच है, यहाँ पर लीफ है। मैंने एक लीफ बनाया, ऊपर मैंने लीव्स बनाए। ठीक है, ब्रांच लीव्स। नीचे क्या है? ये रूट्स, ये है सॉइल। अगर यहाँ पर कोई हार्मोन बन गया इस लीफ में या इस पार्ट ऑफ प्लांट में कोई हार्मोन बन गया, अगर इसको ट्रेवल करना है, इसको इधर पहुंचकर अगर इसको काम करना है हर किसी सेल में, तो ये ऊपर की ओर भी जाएगा, नीचे की ओर भी जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको ये ऊपर की ओर भी जाएगा, नीचे की ओर भी जाएगा। यानी मान लो इस लीफ में कोई चीज़ बन गया, यानी कोई हार्मोन बन गया। ठीक है, अगर एक लीफ में बनेगा ऑब्वियसली वो सारे लीव्स में बनेगा, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस वाले पार्ट में कोई हार्मोन बन गया। जब वो ट्रेवल करेगा थ्रू द ब्रांच, फिर ये अपवर्ड्स की ओर भी जाएगा, डाउनवर्ड्स की ओर भी जाएगा। यानी डाउन जो नीचे वाले इसके पार्ट्स है उनको भी हार्मोन सप्लाई करेगा और ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट को भी हार्मोन सप्लाई करेगा। तो मूवमेंट ऑफ फ्लोएम यानी मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, यानी इट इज ऑलवेज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इट इज ऑलवेज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, याद रखना। जाइलम में क्या था? सिर्फ अपवर्ड्स, यानी फ्रॉम द रूट्स टू द शूट। यहाँ पर क्या है? किसी जगह पर बन गया, ऊपर वाले टिश्यूज को भी सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल इस लीफ ने बनाया फूड। फूड जब यहाँ पहुँचेगा, फूड की ज़रूरत तो ऊपर वाले पार्ट्स को भी है, नीचे वाले पार्ट्स को भी है, इसलिए ये मूवमेंट क्या है? बाई डायरेक्शनल, यानी अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इसके लिए कोई थ्योरी है जिस तरह जाइलम में मूवमेंट के लिए थी ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, इसके लिए है मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये बहुत ही मतलब टिपिकल है
अगर मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होती है। अभी के लिए आप याद रखो मास फ्लो हाइपोथेसिस की वजह से ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स होता है थ्रू फ्लोएम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन इस फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए लगती है एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं जगह पर फूड बन गया, इसको बाकी पार्ट्स में भेजने के लिए क्या लगती है, एनर्जी। ये बात आप याद रखना। जाइलम में जो मूवमेंट होती थी सैप की, वो वहाँ पर एनर्जी नहीं लगती थी, लेकिन एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, यानी इसमें एनर्जी लगती है फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें कैरी क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है, ग्लूकोज, मगर वो ट्रांसलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ साकरोज। फिर वो वहाँ जाकर टूटता है दो ग्लूकोज यूनिट्स में और सेल इसको इस्तेमाल करती है। जो बाकी चीज़ें हैं, हार्मोन, अमीनो एसिड्स, वो भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ना था इसमें। आई होप आपको पूरी तरह समझ आया होगा। यहाँ पर दिया गया है ये ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जो लॉस होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी लीव्स से, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये मैंने अभी बताया। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है बाय क्रिएटिंग पूल, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ ए प्लांट। कैसे, जब वाटर लॉस होता है तो फिर वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर उनकी इवापोरेशन होती है। आपने पढ़ा होगा जब भी कहीं पर इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन लीडिंग टू कूलिंग, लीड्स टू कूलिंग। फॉर एग्जांपल, जब आप स्वेट करते हो, आपके बॉडी पर पसीना आता है, तो पसीना आता है, फिर जब वो इवापोरेट होता है तो आप कूल फील करते हो, आप कूल। इसी तरह जब ट्रांसपायरेशन होती है, लीव्स के सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब उनकी इवापोरेशन होती है, ये बह जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, या जो होता है ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, ये वाटर ऊपर चला जाता है। ठीक है, उससे कूलिंग होती है प्लांट को। ठीक है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये और एक और पॉइंट लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स को हम कहते हैं फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। हमने सारा कुछ ख़त्म किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन क्वेश्चंस पर देखते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर है आज का। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, जल्द में करते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो आसान है। ऑटोट्रॉपस खुद का गज़ा खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपस अपना गज़ा नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉपस पर डिपेंड रहते हैं। ये हमने पढ़ा, मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड। अगर जाइलम को रिमूव करेंगे तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट डाई हो जाएगा, क्योंकि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा तो कोई प्रोसेस मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी, उससे इवेंचुअली प्लांट डाई हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का क्या रोल होता है, मैंने आपको बताया। सलाइवा में होता है एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेस, जिसको हम एक और नाम देते हैं टायलिन। ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेशन में मदद करता है, स्टार्च की डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं जाइलम। इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सैप। ठीक है, इनके सॉल्यूशन की शक्ल में सैप। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टोमक। स्टोमक में जो एसिड होता है उसका काम क्या होता है, एक तो वो बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ आया हुआ है। दूसरी फंक्शन क्या है, उसको वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। ठीक है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन, एक इनएक्टिव एंजाइम, उसको कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में, फिर ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये मैंने सारा बताया हुआ है, लेक्चर्स देखना। व्हाट इज एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन मीन्स जब फैट्स टूटते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल टूटते हैं छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में,
ठीक है, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स कौन कौन सा बाइल साल्ट? मैंने आपको बोला सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड पोटेशियम तारोकोलेट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये मैंने डिटेल में बताया क्या करते हैं ये। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड भी करा रहा हूँ क्या होता है, हमने सारा पढ़ा कि नहीं। नेम द ऑर्गेनेली इन विच फोटोसिंथेसिस आकर मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में ये होता है। क्लोरोप्लास्ट किन में होता है? ये एल्गा में होता है, प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नोटिस किया होगा कल के लेक्चर में जब मैंने हार्ट पढ़ाया, उसमें जो मैंने आपको बताया आयोटा, AORT है आयोटा, वो बड़ी आर्टरी है जो एंटर करती है टू द, जो देखिए जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया, मैं आपको इधर दिखाता भी हूँ ये इस आयोटा को। देखिए ये है आयोटा, ये है आयोटा, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, जो निकलती है हार्ट से। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से ही निकलती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में। कौन? आयोटा। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हार्ट से। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया। ये थोड़ा बहुत सोचने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया। व्हाट इज डिफाइंड ट्रांसपैरेशन अभी डिस्कस किया। व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, मैंने नेफ्रॉन्स आपको बताए। नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनी के। किडनी में कितने होते हैं? एक किडनी में 150 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, दून में होते हैं 300 मिलियन। यही काम करते हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। अब हम देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई एंड विलाई क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर स्टोमेटा, ड्रा द लेबल डायग्राम, मैंने बताया पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की लेबल डायग्राम मैंने वो आपको बताया था। इस तरह होते हैं किडनी बीन शेप्ड सेल्स दो, जिनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, ये किडनी बीन शेप्ड होते हैं। ये दोनों बीच में जो स्पेस बनाते हैं उसी पोर को हम कहते हैं, उस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। इसके इर्द गिर्द और कुछ सेल्स होते हैं इस तरह, ये है, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये होते हैं किडनी बीन शेप्ड। यही रेगुलेट करते हैं इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। बाई फ्लूइड इसमें जाएगा, इससे बाहर निकलेगा, ये आप हायर क्लास में देखोगे। इतना आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ। देखिए ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बतानी है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो C6H12O6 यानी ग्लूकोज होता है वो टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और निकलती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, इसमें स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर दूसरी जो होती है प्रोसेस वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। गर्ज वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सिंपल मैंने इक्वेशन बताई जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँगा, इसमें क्या होता है? ये स्टेप तो कॉमन होता है, यानी ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट। वहाँ पर भी ये होता है, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। फिर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है और वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें ग्लूकोज से तो पायरुवेट बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर हम देखेंगे हमारे मसल सेल्स में, इनको जूरिंग हैवी एक्सरसाइज, यानी जूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल सेल्स जो होती है इनको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, उससे ये पायरुवेट को, ठीक है, एनारोबिकली ऑक्सीडाइज करते हैं और बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। एक तो बनाते हैं लैक्टिक एसिड और निकलती है थोड़ी बहुत एनर्जी। क्या निकलती है? थोड़ी बहुत एनर्जी। इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया। ये होता है हमारे मसल सेल्स में। ठीक है, पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यीस्ट जो होता है एक फंगई, उसमें क्या होता है? उसमें बनता है इथेनॉल
अल्कोहल CH3CH2OH, इथेनॉल अल्कोहल बनता है, प्लस बनता है CO2, प्लस निकलती है थोड़ी बहुत एनर्जी। फिर मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो यीस्ट में होती है, पायरुविक एसिड से बनता है इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, इन दोनों में एनर्जी कम निकलती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये होती है यीस्ट में। ठीक है, ये इक्वेशंस 2-3 लिखनी थे इसको। What is difference between inhalation and exhalation? Inhalation means inspiration, intake of oxygen into the lungs, and exhalation means expiration, outtake of inhalation means inspiration यानी intake of air into the lungs, and exhalation means expiration and outtake of air from the lungs। ठीक है, यानी इन्हेलेशन में इंस्पायरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन में कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होता है एक्सेप्ट डायफ्राम। डायफ्राम का मेन रोल होता है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा है। लिस्ट द 3 इवेंट्स विच आकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स में होती है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एल्गा जो होता है उनमें होती है ये फोटोसिंथेसिस। इसमें स्टेप क्या होती है, पहली होती है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी जो मैंने बताया वो कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा मैंने बताया इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यानी वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ये हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है फॉर द फर्दर फ्यूचर रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 को बाहर निकाला जाता है। यह मैंने डिटेल में आपको समझाया वहाँ पर। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है CO2 का होना रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। हाउ ड ट्रांसपरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी, ये मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग, जो मैंने कल पढ़ाया था। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स से क्या होता है, लंग्स से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एंटर करता है टू द हार्ट, और जो हार्ट में कलेक्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो जाता है बैक टू द लंग्स। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लंग्स और हार्ट। ठीक है, डबल सर्कुलेशन अगर कभी बोला किसी ने, कल ही मैंने बताया, डबल सर्कुलेशन वाज गिवन बाय विलियम हार्वे। इट कंटेन्स 2 सर्कुलेशंस, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको हम कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लंग्स एंड हार्ट। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाता है किसके पास, हार्ट के पास, और हार्ट में जो कलेक्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम सप्लाई करते हैं टू द टिश्यूज़। वो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसमें हार्ट और टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये मैंने कल आपको डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, अब क्या है, राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स और होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में मैंने आपको बताया मेजॉरिटी में, मतलब मेनली 3 सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs और ब्लड प्लेटलेट, जो मैंने डिटेल में बताया। मैं इसीलिए तेज जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ा है। RBCs हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, CO2 एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। WBCs को हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ बॉडी, ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स हमें ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के टाइम इस्तेमाल होते हैं, उसमें मदद करते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये होता है फ्लूइडिश। ठीक है, ये होता है येलोविश फ्लूइड, जिसमें होते हैं वाटर, जिसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें होते हैं आयन्स, जिसमें होते हैं बहुत सारी चीज़ें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारा किसमें होता है, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है।
जो लास्ट के क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, जो मैंने बताया माउथ में क्या होता है, मास्टिकेशन ऑफ फूड होती है, टीथ हेल्प करते हैं इन मैकेनिकल डाइजेशन, फिर सलाइवा होता है मिक्स, उसमें क्या होता है, फिर टंग हेल्प करती है इन स्वेलविंग एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड, जो हमने अच्छे से पढ़ा, वहाँ से जो बोलस बनता है वो फिर जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस एंटर करती है इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक, ठीक है। फिर स्टोमक में क्या होता है, इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सेक्रेट करते हैं, उसमें होते हैं बहुत सारे लाइक पेप्सिनोजन, उसमें होता है HCl, ठीक है, उसमें होता है म्यूकस, जो हमने डिफरेंट पढ़ा। फिर हम जब ये स्टोमक से बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं काइम, जो होता है एसिडिक, वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं डिओडनम। फिर डिओडनम क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ा, इसका डायग्राम भी बनाना है, ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए खुद करना, ठीक है। डायग्राम शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैंने पढ़ा, हमारे पास जो एक्सटर्नल एरियाज है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर है नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फिर है फेरेंक्स, फिर है लैरिंक्स, फिर है ट्रैकिया, फिर है ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर ब्रोंकियोलस, फिर फाइनली एल्वियोलाई। ये बनाना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, डायग्राम, और उसमें दिखाना है लैरिंक्स को, ट्रैकिया को, ब्रोंकस को और लंग्स को, ठीक है, लंग्स को भी दिखाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सारा हमने कवर किया है ड्यूरिंग लेक्चर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने लेक्चर का किया, आज हमने इस चैप्टर लाइफ प्रोसेस का किया द एंड। क्या किया? द एंड। आज हमने इसको ख़त्म किया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, मैंने 15 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया। अगर मैं अच्छे से पढ़ाता, मतलब अच्छे से क्या, अगर मैं डीप जाता ज़्यादा तो ये 40-45 लेक्चर को जाता है, लेकिन जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है 15 लेक्चर्स आर एनफ फॉर यू, बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस एक बड़ा चैप्टर है किसमें, आपके बायो में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसको 15 लेक्चर्स कराए, क्योंकि आप जब 11th में जाओगे आप मुझे बहुत दुआ दोगे, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी आप 11th में मतलब बहुत हल्का महसूस करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।